Assalamualaikum. कैसे हैं आप सब? होप यू आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. Today we are going to start our next lecture and today's topic is synapses and action potential. तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे व्हाट इज़ एन एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल जो है वो किसी भी तरह की मेम्ब्रेन के अंदर सडन फास्ट ट्रांजिटरी या प्रोपागेटिंग चेंज लाया जाए, उसकी रेस्टिंग स्टेट को चेंज किया जा सके, तो वो एक्शन पोटेंशियल होता है. तो एक्शन पोटेंशियल की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी बॉडी के न्यूरॉन्स के अंदर और जो हमारे मसल सेल्स हैं उनके अंदर एबिलिटी पाई जाती है और इस प्रॉपर्टी को एक्साइटेबिलिटी कहा जाता है. तो एक्शन पोटेंशियल बेसिकली ये नर्व सिग्नल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स जनरेट करते हैं और अपने टारगेट टिश्यू तक उसको ट्रांसमिट करते हैं. जैसे ही स्टिमुलेशन होगी या वो सिग्नल्स इनहिबिटरी होंगे या वो एक्साइटेटरी सिग्नल्स होंगे. तो व्हाट काजेज द एक्शन पोटेंशियल. तो एक्शन पोटेंशियल को काज करने के लिए सबसे पहले जो है वो एक इलेक्ट्रिकल इसका एक कॉन्सेप्ट है, एक इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट है कि किसी भी स्टिमुलस के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर कुछ -50 टू -55 मिली वॉल्ट्स जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करें. वो जनरेट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होगा. अब तमाम तरह के जो सिग्नल स्टिमुलाई होते हैं वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करते. तो एक स्पेसिफिक अमाउंट रिक्वायर्ड होती है किसी भी स्टिमुलस के लिए कि वो स्पेसिफिक जो इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट होगा उसका, तो ही वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट करेगा. तो इसकी वजह से नर्व सेल्स के अंदर जो नेगेटिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है और उसके बाद वो अपने एक स्पेसिफिक एक्शन पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं. अब इसमें जो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड क्या होता है बेसिकली कि वो मिनिमम स्टिमुलस होता है जो कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सके. तो स्टिमुलस जो हैं थ्रेशोल्ड वो तीन तरह के हैं. एक है सब थ्रेशोल्ड, एक है थ्रेशोल्ड और एक है सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई. तो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई क्या होता है कि ये एक्शन पोटेंशियल काज नहीं करता क्योंकि ये सबसे मिनिमम स्टिमुलाई होता है, इतना मिनिमम स्टिमुलाई कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकता. सेकेंड वन इज़ थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई. अब थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सके या नर्व इम्पल्स को जनरेट कर सके. थर्ड इज़ सुपरा थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई. ये एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ है वो थ्रेशोल्ड से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है. तो जब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जैसे ही किसी भी सेल की मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आता है तो वहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. अब एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है तो ये डिपेंड करता है ऑल और नन लॉ पे. ऑल और नन लॉ क्या होता है कि या तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या एक्शन पोटेंशियल बिल्कुल जनरेट नहीं होगा. अब इसके लिए जो मिनिमम थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड है वो है -50 टू -55 वोल्ट्स. अगर -50 टू -55 वोल्ट्स होगा तभी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलर जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होगा. अब इसमें नेक्स्ट अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये एक सेल की मेम्ब्रेन दिखाई गई है. अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये जो न्यूरॉन की एक्सॉन है उस एक्सॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. तो ये एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है उसका पार्ट दिखाया गया है. जो सबसे पहला पार्ट दिखाया गया है जिसमें एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है. तो जो पॉजिटिव साइड है वो है सेल के बाहर की और जो नेगेटिव साइड है वो विद इन द सेल है. अब नेगेटिव साइन किस वजह से है? क्योंकि सेल के अंदर क्लोराइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो उन क्लोराइड्स की वजह से इसमें नेगेटिव साइन है. और आउटसाइड क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि आउटसाइड क्या है सेल के बाहर पोटेशियम आइंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वो साइड जो है वो पॉजिटिव है. और इसी तरह अगर आप इसके नेक्स्ट पिक्चर में देखें कि पोटेशियम आयंस जो हैं वो बाहर आ रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, तो इसमें ये होगा
कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट होती है तो उसमें आउटसाइड पॉजिटिव रहेगी और इनसाइड द सेल नेगेटिव होगी। अगर किसी तरह का कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब होता है तो उस स्टेट में क्या होगा कि जो सोडियम आइंस होंगे वो सोडियम आइंस इनसाइड द सेल जाना स्टार्ट होंगे। और वो कहाँ से स्टार्ट होंगे कि जो सोडियम चैनल्स होते हैं उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उन सोडियम चैनल्स के थ्रू सोडियम आइंस जो हैं वो बाहर जाना स्टार्ट होंगे। जैसे ही सोडियम आइंस बाहर जाएंगे, अब जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होगा वो चेंज हो जाता है। जैसे ही मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होता है, उस मेम्ब्रेन के पोटेंशियल के चेंज हो जाने की वजह से जो अब सेल की अंदर की जो स्टेट है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी और आउटसाइड नेगेटिव होना स्टार्ट होगी। तो 3 सोडियम आइंस जो हैं वो बाहर जाएंगे तो 2 पोटेशियम आइंस जो हैं वो अंदर आएंगे। जब 2 पोटेशियम आइंस इसके अंदर अंदर आएंगे, अब इसमें जो एनर्जी है जो सेल्स को इन एंड आउट के लिए रिक्वायर्ड है वो कहाँ से मिलेगी, एटीपी से मिलेगी। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है कि एडेनिन एक ग्रुप मौजूद है और ट्राई मीन्स 3 और फास्फेट के 3 फास्फेट ग्रुप एडिनोसिन के साथ अटैच होते हैं, तभी जाके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेनिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो कंपाउंड बनता है। तो जैसे इनमें से कोई भी एक फास्फेट ग्रुप ब्रेक होगा तो वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी पोटेशियम और सोडियम आयंस जो हैं वो यूज़ करेंगे सेल के इन एंड आउट मूवमेंट के लिए। अब इसमें जो एक्शन पोटेंशियल है वो डिफरेंट एक्शन पोटेंशियल हो सकता है, या इसके लिए जो है वो सब हो थ्रेशोल्ड या सुप्रा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है क्या वो इसको काज करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे, एक्शन पोटेंशियल की, और उसके एम्पलीट्यूड पे। ना इसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है एक्शन पोटेंशियल का, ना इसकी लेंथ चेंज होती है, वो हमेशा सेम रहती है। बस उसकी जो स्टिमुलस की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है एक्शन पोटेंशियल की, उसकी लेंथ और उसका एम्पलीट्यूड सेम रहता है। अगर एक दफ़ा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है तो वो जब तक अपना रिफैक्ट्री पीरियड पूरा नहीं करते उसके बाद नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। तो रिफैक्ट्री पीरियड क्या होता है कि ये वो टाइम पीरियड होता है कि एक दफ़ा अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए तो इस पीरियड के बाद अगर नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना हो सके तो वो रिफैक्ट्री पीरियड होता है। तो इसके जो फेजेस हैं एक्शन पोटेंशियल के, उसमें सबसे पहले है डीपोलराइजेशन, ओवरशॉट और रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या होता है कि जब इसमें सोडियम आइंस बाहर जाना स्टार्ट होते हैं तो ये स्टेट क्या होती है, डीपोलराइजेशन होती है। क्योंकि जब सोडियम आइंस बाहर जाएंगे तो सेल की बाहर जो है वो नेगेटिव आइंस आना स्टार्ट हो जाएंगे और इनसाइड द सेल पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। और ओवरशॉट वो स्टेट है जिसमें ये फेज पीक पे पहुंचता है। जैसे ही ये पीक पे जाएगा तो सेल अपनी उस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, वापस उसी स्टेट में लाने के लिए पोटेशियम आइंस जो हैं वो सेल के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही पोटेशियम आइंस अंदर जाना स्टार्ट होंगे तो इस स्टेट को कहा जाएगा रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन के बाद एक नेक्स्ट स्टेट बताई गई है हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन क्या होती है कि इस स्टेट पे आके सेल में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो नेगेटिविटी किस वजह से ज़्यादा होती है कि जब पोटेशियम आयंस अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे दोबारा, तो सेल का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो दोबारा से मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा कि आउटसाइड जो है वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा और इनसाइड जो है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हाइपोपोलराइजेशन जो है वो इसमें यूज़ हुई है, एक हाइपोपोलराइजेशन और एक है हाइपर पोलराइजेशन।
जो हाइपोपोलराइजेशन है इसके अंदर, वो मेम्ब्रेन की इनिशियल इंक्रीज़ है कि अभी इसको थ्रेशोल्ड मिलना स्टार्ट हुआ है, इसमें अभी सोडियम गेट्स ओपन होना स्टार्ट हो रहे हैं और सोडियम की इनफ्लक्स जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो हाइपोपोलराइजेशन अभी जस्ट इनिशियल स्टेज है, अभी इसको जो स्टिमुलस मिला है उससे अभी सोडियम आइंस के जो गेट हैं वो ओपन हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो गेट्स ओपन होते हैं, इनफ्लक्स मूवमेंट स्टार्ट होती है, तो इसको कहा जाता है फिर डीपोलराइजेशन। तो जब ये हो जाएगा, रिफ्रैक्टरी पीरियड आ जाएगा, उसके बाद जो है वो एक्शन पोटेंशियल मज़ीद जनरेट नहीं करेगा। अब जो एक्शन पोटेंशियल की प्रोपागेशन है वो किस तरीके से होगी कि ये जो एक्सॉन है न्यूरॉन के, उस एक्सॉन के अंदर होंगे। अब एक्सॉन जो है वो दो तरह के होंगे, एक वो होंगे जो माइलिनेटेड हैं और एक वो जो नॉन माइलिनेटेड होती हैं। हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि न्यूरॉन्स की जो एक्सॉन्स होती हैं उनके ऊपर माइलिन शीट होती है, और माइलिन शीट का हम फंक्शन भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक्शन पोटेंशियल को स्पीड अप करती है। तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनकी स्पीड को तो ये इंक्रीज कर देती है एक्शन पोटेंशियल की, लेकिन जिन न्यूरॉन्स की माइलिन शीट मौजूद नहीं होती, तो उन न्यूरॉन्स में क्या होता है कि हर पार्ट एक्सॉन की मेम्ब्रेन का वो डीपोलराइज होता है। तो इसमें जो प्रोपागेशन है वो स्लो होती है, लेकिन जो माइलिनेटेड होंगे उनके अंदर हाई होती हैं और वहाँ पे एक नोड से दूसरे नोड में वो जंप भी करेंगी। तो अब जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो सेल की मेम्ब्रेन की एक पार्ट में होगा। जैसे ही वो एक पार्ट में होगा वो मूव करेगा नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और जो प्रीवियस वन है वो दोबारा अपनी उसी स्टेट में वापस आना स्टार्ट होता रहेंगे। अब जो स्पीड है वो इसी पे डिपेंड करेगी, एक्सॉन की जो थिकनेस है उसकी थिकनेस पे डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतनी ज़्यादा प्रोपगेशन की स्पीड होगी। तो ये था एक्शन पोटेंशियल। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइनेप्सिस को। साइनेप्स क्या होता है कि ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में जो स्मॉल गैप होता है उसको साइनेप्स कहा जाता है। अब जो एक्शन पोटेंशियल था वहाँ तक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मैसेज कन्वे होता है। तो हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि न्यूरॉन में दो तरह से मैसेज कन्वे होता है, एक इलेक्ट्रिकल और एक होता है केमिकल। तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक इलेक्ट्रिकल मैसेज है, आगे जो साइनेप्स है वो उसका केमिकल मैसेज है। अब जब साइनेप्स जो है वो एक न्यूरॉन की जो टर्मिनल बटन है और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के दरमियान में जो गैप होता है उसको साइनेप्सिस कहा जाता है। अब जहाँ पे भी न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं वहाँ पे साइनेप्सिस पाए जाते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में जो गैप है इसको साइनेप्सिस कहा जाता है। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल ख़त्म होता है आगे जो है वो साइनेप्सिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें पिक्चर में अगर आप देखें तो एक चीज़ है प्री साइनेप्टिक सेल और एक है पोस्ट साइनेप्टिक सेल। प्री साइनेप्टिक सेल कहा जाता है उस सेल को जहाँ से साइनेप्सिस का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहे हैं। अब पोस्ट साइनेप्टिक सेल क्या होता है कि जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स ने आगे जाके जो है वो अपना मैसेज कन्वे करना है, या जिसके ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं वो होता है पोस्ट साइनेप्टिक। के प्री से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे और पोस्ट साइनेप्टिक सेल के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होंगे और वो उसको डिटेक्ट करके मैसेज आगे कन्वे करेंगे, कि जो रिसीव करेंगे मैसेज वो पोस्ट और जो कन्वे करेंगे वो प्री साइनेप्टिक सेल्स। तो एक दफ़ा जब नर्व इम्पल्स स्टार्ट हो गई है तो वो आगे न्यूरोट्रांसमीटर्स को मैसेज कन्वे करेगी। अब जो सिनेप्टिक गैप्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स वहाँ पे रिलीज़ होते हैं, और दूसरे सेल की जो हम बात कर रहे थे पोस्ट सिनेप्टिक सेल, उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब एक बायोमिक रूल होता है लॉक एंड की मॉडल। अब ये मॉडल क्या होता है लॉक एंड की
के स्पेसिफिक केमिकल्स स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो है डोपामीन है, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूरोट्रांसमीटर है, तो डोपामीन जो है अपने डोपामीन रिसेप्टर्स पर ही बाइंड करेंगे। ऐसा नहीं होता कि डोपामीन है तो वो गाबा के रिसेप्टर्स पे जाके जो है वो बाइंड कर जाएं, वो ऐसा नहीं करते। जस्ट एक स्पेसिफिक की ही स्पेसिफिक लॉक को जो है वो ओपन करेगी। इसी तरह स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर ही अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेंगे। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो पूरा साइनेप्सिस का प्रोसेस जो है वो इसके अंदर क्लियर है कि इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल अपने एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंच जाता है। फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखें यहाँ पे 1 मेंशन है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स ओपन, कि अब जो कैल्शियम के चैनल्स हैं, चैनल्स क्या कहा जाता है, जिसके थ्रू आयंस का एक्सचेंज होगा, जिस मीडियम के थ्रू वो चैनल होगा। तो कैल्शियम आयंस जो हैं वो क्या करेंगे, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर एंटर होंगे। जैसे ही कैल्शियम आयंस अंदर आएंगे, उन कैल्शियम आयन के अंदर आने के बाद जो साइनेप्टिक टर्मिनल्स होते हैं, जो हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स क्या होते हैं, उन एक्सॉन टर्मिनल्स के अंदर कुछ साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स कहा जाता है बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं। अब कैल्शियम आयंस क्या करेंगे, उन जो ट्रांसमीटर के वेसिकल्स हैं सिनेप्टिक, उनको सिग्नल देंगे। जैसे ही वो उनको सिग्नल देंगे तो वेसिकल जो है वो उसकी जो एक्सॉन टर्मिनल की मेम्ब्रेन है उसके साथ जाके बाइंड करेंगे। उसके बाद एक्सोसाइटोसिस का फिनोमेना होगा। बायो में 2 तरह के फिनोमेना होते हैं, एक होते हैं एक्सोसाइटोसिस और एक होता है एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस होता है कि किसी भी तरह की मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज़ हो जाना और वहाँ से केमिकल्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाना। और एंडोसाइटोसिस होता है कि किसी भी केमिकल्स को आप इनगल्फ कर ले अगर सेल, तो वो एंडोसाइटोसिस होता है। तो जैसे ही वहाँ से एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर्स अपने रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करेंगे और वहाँ से पोस्ट सिनेप्टिक सेल के अंदर सिग्नल जो है वो आगे ट्रांसफ़र होगा। इसी तरह फिर आगे जाके दोबारा से जो दूसरे सेल की सेल बॉडी है वो उसको रिसीव करेगी और फिर वही इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होगी, एक्शन पोटेंशियल होगा और उसी तरह फिर आगे साइनेप्सिस का प्रोसेस होगा। तो साइनेप्सिस की 2 टाइप्स हैं, एक है केमिकल और एक है इलेक्ट्रिकल। केमिकल साइनेप्स जो है वो जो अभी हमने डिस्कस किया है डिटेल में, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू जो होगा वो केमिकल साइनेप्स होगा। तो जो मोस्टली साइनेप्सिस जो है वो केमिकल होते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होगा कि न्यूरॉन्स जो हैं स्पेसिफिक चैनल्स के साथ जाके कनेक्ट हो जाएंगे, जिनको गैप जंक्शंस कहा जाता है, और वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो पास आउट होंगे प्री से पोस्ट सिनेप्टिक सेल के अंदर, और वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन चैनल्स होंगे जो 2 सेल्स को आपस के दरमियान में करंट जो है वो कन्वे करेंगे प्री से पोस्ट की तरफ। तो अगर इनके कंपैरिजन की बात करें तो जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हैं इनके दरमियान जो गैप है वो 3.5 नैनोमीटर होता है और केमिकल में 20 नैनोमीटर होता है। और जो इलेक्ट्रिकल की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इंस्टेंटेनियस होती है, और जो केमिकल साइनेप्स की है कुछ सेवरल मिली सेकेंड्स लगते हैं। और जो स्ट्रेंथ है सिग्नल स्ट्रेंथ वो इलेक्ट्रिकल में कम होती है और केमिकल के अंदर या एक्साइटेटरी होती है या इनहिबिटरी होती है। सॉरी, कोई इसमें सिग्नल की स्ट्रेंथ नहीं होती। और जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है वो एक्साइटेटरी होती हैं और केमिकल साइनेप्स जो हैं वो एक्साइटेटरी भी होते हैं, इनहिबिटरी भी होते हैं। यहाँ तक अगर किसी तरह का कोई इशू है तो यू मे मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड कैन थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट आने वाले